नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। मैं गलती से फर्स्ट पार्ट में 6 बोल दी थी, लेकिन ये हमारा 7 चैप्टर है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आक्रामक राष्ट्रवाद, यहाँ से शुरू करते हैं। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918-1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद बुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से ये माना जाने लगा कि थल सेना नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। एक किसान के बेटे तनाका सोजो 1841-1913 ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहली संसद डाइट में सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। आसियों खानसे वातारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा था जिसके कारण 100 वर्ग मील की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े जिससे 1904 तक फसल सामान्य हो गई। एक पत्रिका का आवरण पृष्ठ नवयुवकों को देश हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छात्र सैनिकों के चित्र। पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाई पर थे जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिमी का हिस्सा बन जाना चाहिए। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाया और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देश मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे 1860 से 1945 ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी 1857 से 1892 फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। कुछ दूसरे लोगों ने महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान घोषणा करने पर बाध्य किया। रोजमर्रा की जिंदगी। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलाव में भी देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमो कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था।
जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की तनख्वाह 40 येन प्रति माह थी। बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुएं, चावल पकाने वाला कुकर, अमेरिकी भुनक, मांस व मछली भूनने वाला ब्रेड सेंकने वाला टोस्टर। औरतों का कार क्लब देखो। आधुनिकता पर विजय। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई, असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। संगीतकार मोरोई साबुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को ऐन्द्रिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं सह रहे थे, वे ऐसी राग खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाए या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री निशितानी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया: पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शनशास्त्री रांके से लिया गया है, ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया, और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का। इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिश संयुक्त ब्लॉक के हाथों हारकर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, लेकिन यह अन्य लोगों का मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ तो पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे 1945 से 47 के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन, जापानी अर्थव्यवस्था में जाय वास्तु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है, लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में नहीं थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्ध की सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही है। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबंधता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन, साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जहाज भी था। 1964 में शुरू हुआ। इस पर रेलगाड़ियाँ 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। अब वे 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं।
यह भी जापानियों की सक्षमता दर्शाती है कि ये नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सके। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अरगजी का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्ट पर बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मीना माता में पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। जमीनी स्तर पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचाने और साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों से स्थिति बेहतर हुई। 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी खेलों में लोगों की दिलचस्पी घटी, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए। आज तक विकसित देश के रूप में यह अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। टोक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और बाद में ये पहले है और ये बाद। अब पढ़ते हैं चीन का आधुनिक इतिहास संपूर्णता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं: कांग यावेल 1858 से 1927 या लियांग कीचाओ 1873 से 1929 जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात्सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942 हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। अफीम युद्ध एक यूरोपीय चित्रकारी। अफीम का व्यापार। चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा। अफीम यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन ने अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। कांग युवेई और लियांग कीचाओ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक
बहुचर्चित उदाहरण था, यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। बोलान वू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता बुलाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1930 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है। इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की जरूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईसा पूर्व और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आए। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अंग्रेजी भूमिका निभाई। चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, चीन ने जापान से न्याय अधिकार क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था, के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। गणतंत्र की स्थापना 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात-सेन 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर हैं। ये 3 सिद्धांत राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालात डावाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथियार लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले थे। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए, विदेशियों को भगाने, असमानता हटाने, गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा, औरतों की अधीनस्था के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधार की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। सन यात-सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात-सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई-शेक 1887-1975 कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादी को खत्म कर डाला। उन्होंने सेक्युलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण
करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम, और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहाँ तक कि उनके कपड़ों के किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की। कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्र में था। संघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभरा था। उनकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूरी जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी सियाओं, सीमेंट व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की परिस्थितियां बहुत खराब। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके, प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सफल विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए। सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में स्कूलों विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना था। साओ तोआफेन 1895-1944 द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। उसने अपने पाठकों को नए विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत करवाया। इसका वेतन 1920 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें शायद 2 पार्ट और बनेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।